कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी हरियाणा की जो करंट की जो रूटीन की जो कक्षाएं चल रही है, ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि अंबाड़ा हरियाणा में वर्तमान में कितने राफेल विमान तैयार किए गए हैं। तैयार का मतलब यहाँ पर तैनात आएगा, तैनात किए गए हैं। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 13 और फिर है 18। अंबाड़ा हरियाणा में राफेल विमान जो तैनात किए गए हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है। अब वर्तमान में इनकी संख्या है वो है 8। ध्यान से देखिए, राफेल एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया था, उसके तहत हमें ये लड़ाकू विमान मिला है। तो भारत ने जो समझौता किया था इसके तहत हमें कुल कितने राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे, तो कुल हमें 36 विमान मिलेंगे, जबकि वर्तमान में अब तक हमें कितने मिले हैं 8। राफेल का अर्थ क्या है? राफेल का अर्थ है आंधी की तरह, तूफान की तरह चलता है। आइए देखते हैं राफेल की विशेषता कि राफेल के बारे में क्या वर्णन दिया गया है। देखिए जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है, ये राफेल लड़ाकू विमान है, विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमान जो 29 जुलाई 2020 को वायुसेना को प्राप्त हुआ था। पहली जो हमारी जो राफेल की जो खेप थी जिसमें हमें 5 लड़ाकू विमान मिले थे, कब मिले थे? 29 जुलाई 2020 को हमें प्राप्त हुए थे। आगे देखिए राफेल के बारे में और क्या बताया है। राफेल भारत व फ्रांस के बीच में ऐसे ही 36 विमानों की आपूर्ति के लिए भारत व फ्रांस के बीच में एक औपचारिक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 2016 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समझौता कब हुआ भारत और फ्रांस के बीच में? 23 सितंबर 2016 को। इसके तहत हमें क्या मिला? इसके तहत हमें राफेल के जो 36 विमान हैं वो हमें मिले हैं। तो इसके लिए सरकार ने टोटल खर्च कितना किया है? 59,000 करोड़ रुपए। अगर मैं यहां पर राफेल की विशेषता देखूं कि राफेल दिखने में कैसा है, हाइट कैसी है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या इसकी अक्षमता क्या है, तो यहां पर देखिए राफेल की जो लंबाई है वो 15.27 मीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राफेल की लंबाई कितनी? 15.27 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5.3 मीटर। आगे देखिए इसमें फ्यूल कैपेसिटी यानी इसके अंदर कितना ईंधन भरा जा सकता है, तो 17,000 किलोग्राम तक इसके अंदर ईंधन भरा जा सकता है। आगे इसमें क्या बताया गया है राफेल के बारे में कि यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ है 60 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। यानी एक बार राफेल के अंदर ईंधन भर दिया। और दूसरा क्या बताया है कि अगर 24,500 किलोग्राम अगर इसके अंदर वजन है तो ये लगातार 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है, उड़ान भरने में सक्षम है। आगे राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की दूरी, यानी 1 मिनट जब समय होता है तो उस समय ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 60,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाएगा। हाँ जी, उड़ान भर सकता है। राफेल 1 घंटे में यानी प्रति घंटा जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 2223 किलोमीटर। यानी 1 घंटे का अगर हम जिक्र करें तो 1 घंटे में 2223 किलोमीटर तक ये दूरी तक जा सकता है। आगे देखिए राफेल के बारे में। और दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि राफेल एक साथ 100 किलोमीटर यानी जो 100 किलोमीटर एरिया है, 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें लगातार यानी एक ही पॉइंट से 40 टारगेट एक साथ निशाने पर लगा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन है हमारा कि राफेल 100 किलोमीटर के अंदर है कुल कितने टारगेट है निशाने पर लगा सकता है, तो कितने? 40 टारगेट लगा सकता है। अंबाड़ा में वर्तमान में 8 राफेल शामिल किए गए हैं। अगर मैं अंबाड़ा का जिक्र करूं तो अंबाड़ा जो एयरफोर्स बेस कैंप है, यहां पर टोटल जितने राफेल हैं उनके 18 यानी 36 में से आधे 18 राफेल अंबाड़ा में तैनात किए जाएंगे। और बाकी जो राफेल अभी तक भारत में 8 ही राफेल आए हैं, बाकी कब तक आ जाएंगे? अप्रैल 2021 तक सभी विमान स्क्वाड्रन भारत में पहुंच जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में या हरियाणा के अंबाड़ा में वर्तमान में कितने राफेल विमान तैनात किए गए हैं, तो 8 विमान तैनात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरियाणा साहित्यक अकादमी
ने हरियाणा दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस कवि या लेखक की प्रतिमाएं स्थापित करने का निश्चय लिया है। यानी जो हरियाणा साहित्यिक अकादमी है, इसके द्वारा हरियाणा जो साहित्यिक अकादमी है, इनके हेडक्वार्टर में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे महान विभूति है जिनकी प्रतिमाएं स्थापित करने का निश्चय लिया है, यानी उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो है सूरदास, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा है पंडित लक्ष्मीचंद जी और डी है सभी। तो हरियाणा साहित्यिक अकादमी ने जो प्रतिमाएं स्थापित करने का जो निश्चय किया है, इसमें सूरदास इनकी भी प्रतिमा, बाल मुकुंद गुप्त की भी प्रतिमा और पंडित लक्ष्मीचंद की भी प्रतिमा, यानी तीनों की प्रतिमाएं, यानी उपरोक्त सभी, इन सभी की प्रतिमाएं हरियाणा सरकार ने, हरियाणा साहित्यिक अकादमी ने इनकी प्रतिमाएं स्थापित करने का निश्चय किया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हरियाणा साहित्यिक अकादमी के द्वारा संत कवि सूरदास का जन्म कहां पर हुआ था? सिही ग्राम में हुआ था, फरीदाबाद में। और मूर्धन्य पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त और लोक कवि सांग सम्राट, जिन्हें पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से जाना जाता है, की प्रतिमाएं स्थापित करेगी। ये जो प्रतिमाएं हैं हरियाणा साहित्यिक अकादमी, ये इसका पहला चरण है। अगर हम दूसरे चरण का जिक्र करें तो इसके अलावा दूसरे चरण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, इनकी भी प्रतिमाएं दूसरे चरण में स्थापित की जाएगी। आगे देखिए, इसमें जैसे हम सूरदास का जिक्र करते हैं तो सूरदास को हिंदी के कृष्ण काव्य में, कृष्ण काव्य का मतलब यह है कि सूरदास कृष्ण की भक्ति से लीन थे, यानी इन्होंने जो भी अपनी काव्य की रचना की थी वो कृष्ण के ऊपर रचना की थी और कृष्ण काव्य के एक महान स्तंभ थे। इनका जन्म हरियाणा प्रदेश के पावन भूमि बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद के निकट सिही गांव में हुआ था। HSSC ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कहां हुआ? सिही, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना की थी। सूर सागर इनकी महान कृति है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर सागर किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूर सागर किसके द्वारा लिखा गया था? सूरदास के द्वारा लिखा गया था। और सूरदास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये जन्म से अंधे थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी, निम्नलिखित कवियों में से ऐसे कौन से कवि थे जिनका संबंध हरियाणा से था और अंधे थे? तो क्या जाएगा? सूरदास आ जाएगा। अगला देखिए, जैसे आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था सूरदास, बाल मुकुंद गुप्त और फिर तीसरा क्या दिया हुआ था? पंडित लक्ष्मीचंद। तो हम इन तीनों का ही अध्ययन करेंगे। तो हमने सूरदास का वर्णन कर लिया, अब करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां हुआ था? झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था 1865 में। HSSC ने बाल मुकुंद गुप्त से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? या तो इनका जन्म पूछ लिया या इनकी रचनाएं पूछ ली। तो देखिए, इनका जन्म कहां हुआ था? गुड़ियानी झज्जर में हुआ था 1865 में। और इन्होंने कई बड़े बड़े अखबारों में रोचक लेख भी लिखे थे। जैसे 1 वर्ष के बाद में इन्होंने उर्दू छोड़कर हिंदी में लेख लिखने शुरू कर दिए थे। वे हिंदी पत्रों में हिंदुस्तान 1889 से 1891 यानी लगभग 3 वर्ष तक इन्होंने हिंदुस्तान जो पत्रिका है उसके लिए काम किया। हिंद बंगवासी 1893 से 1898 और भारत मित्र 1899 से 1907 तक इन्होंने इन पत्रों की रचना की। अब यहां पर देखिए, एक बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था शिव शंभु का चिट्ठा। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, HSSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त की ऐसी कौन सी रचना थी जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? तो वो थी शिव शंभु का चिट्ठा। या कुछ इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा आपको कि शिव शंभु का चिट्ठा ये किसकी कृति है? तो बाल मुकुंद गुप्त की कृति है। अगर मैं सूर सम्मान का जिक्र करूं जो हरियाणा सरकार देती है, सूर सम्मान, तो उसके तहत 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। और अगर बाल मुकुंद गुप्त का जिक्र करूं तो यह सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके लिए हरियाणा सरकार 2 लाख रुपए की राशि देती है। सूर सम्मान के लिए कितनी राशि? सूर सम्मान के लिए 5 लाख रुपए की राशि और बाल मुकुंद गुप्त के लिए कितनी जो सम्मान है इसके लिए 2 लाख रुपए की राशि। तीसरा हम करते हैं आगे पंडित लक्ष्मीचंद का। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में मानसिंह की स्तुति की है, यानी मानसिंह का क्या किया है? गुणगान किया है। और पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि कहा जाता है या कवि सूर्य, दोनों ही एक बात है। आगे देखिए,
पंडित लक्ष्मीचंद, HSSC ने कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है। पंडित लक्ष्मीचंद क्या थे? अनपढ़ थे, यानी ये पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन एक भाषाविद थे, यानी भाषा के बारे में इनको जानकारी थी, ज्ञान था। और पंडित लक्ष्मीचंद के अगर मैं शिष्यों का जिक्र करूं तो पंडित मांगेराम और फौजी जाट मेहर सिंह पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। इसके अलावा देखिए पंडित लक्ष्मीचंद ने शास्त्रों पुराणों वेदों आदि का ज्ञान देने वाले पंडित टीकाराम रोहतक के टिटोली गांव से संबंध रखते थे। आगे अगला दिया हुआ है, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे हरियाणा सरकार गांव अटेरना सोनीपत में कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? अटेरना सोनीपत में हुआ था। तो ये था हमारा पंडित लक्ष्मीचंद का। एग्जाम में सूरदास, लक्ष्मीचंद और बाल मुकुंद गुप्त तीनों ही आए हुए हैं, तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? भूजल का मतलब यह है कि जो धरती के नीचे जो भौम जल बोला जाता है जिसको, उसको ठीक करने के लिए या उसको सुधार करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं या कितनी राशि खर्च करेगी? तो इसके लिए सरकार 723 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च करेगी। राज्य में पानी की कमी से डार्क जोन में शामिल हो रहे, डार्क जोन का मतलब ये है भी जहां पर पानी की कमी हो, तो इसके तहत कितने जिले? 13 जिले और 36 ब्लॉक हैं, वहां पर भूमिगत जल को ठीक करने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। और सरकार ने इसके लिए योजना भी चलाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। देखिए यहां पर इसके लिए हरियाणा सरकार कितना खर्च करेगी? 723 करोड़ रुपए। और कितने समय के लिए खर्च होगा? आगामी 5 वर्ष के लिए, आगामी 5 साल में टोटल 723 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगर मैं 1895 ग्राम पंचायतों का जिक्र करूं तो यहां पर 1255 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पर सुधार किया जाएगा, यानी 1255 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पर अब भूमिगत जो जल का स्तर है वो बिल्कुल गिरता जा रहा है। यानी अगर 40 फीट के नीचे से गहराई से जाते हैं तो वहां पर पीने योग्य पानी भी नहीं मिल पा रहा, इसलिए हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर जोर दिया है। अब मैं यहां पर जिक्र करूं कि जो अटल भूजल योजना है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी का 95वां जन्मदिन था। इसी उपलक्ष्य में इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दूसरे जो हमारे मंत्री थे, जिसका मंत्री थे हमारे, उन्होंने ये शुरुआत की थी। अब आगे देखिए कि अगर मैं हरियाणा का जिक्र करूं तो हरियाणा के जो मंत्री हैं वो कौन हैं? जेपी दलाल। हरियाणा के जो कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। तो इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने कहा था कि पानी की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत योजना लागू की गई है। सरकार का यह संकल्प है भी एक एक बूंद पानी है उसको बचाना है, वह हर खेत तक पानी को पहुंचाना है। और यहां पर यह क्वेश्चन है हमारा कि मेरा पानी मेरा विरासत योजना कब शुरू हुई थी? 6 मई 2020 को। यहां पर अगर केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया जाए कि जो केंद्र में जो सिस्टम लागू हुआ था उसका था गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है और हम यहां पर याद रख सकते हैं कि जो अटल भूजल योजना है कब शुरुआत हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को। और किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जन्मदिन पर। और उसमें उनके साथ कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री। और हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल है, उनके सहयोग से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना शुरू की थी? मेरा पानी मेरा विरासत योजना 6 मई 2020 को। आगे देखिए, अगर मैं जयप्रकाश कृषि मंत्री हैं, अगर इनका जिक्र करूं तो इनका जो क्षेत्र है वो है वर्तमान में लोहारू, यानी लोहारू से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आगे देखिए, अगर इनका विभाग देखें तो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? कृषि एवं किसान विकास, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दूसरा है हमारा पशुपालन एवं डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और फिर दिया गया है मत्स्य फिशरीज। और चौथा है कानून एवं न्याय, लॉ एंड लेजिस्लेटिव। ये जयप्रकाश दलाल हैं, इनके पास विभाग। कल हमने 4 विभागों का जिक्र किया था, कल 4 मंत्रियों का जिक्र किया था। आज हमने जयप्रकाश दलाल जिनके पास कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय है इनका, आज हम इनके विभागों का जिक्र कर रहे हैं। एक बार दोबारा से
कृषि व किसान विकास, इनके पास दूसरा है पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य और कानून एवं न्याय। ये जयप्रकाश दलाल के पास विभाग हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार ने आशा वर्करों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता की शर्तें रखी है। भाई आशा वर्कर अगर हरियाणा में बनेगी तो उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है और पहले ये शैक्षणिक योग्यता क्या थी। आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन है कि आशा वर्कर्स हैं, इनको कितना मानदेय दिया जाएगा या क्या इनका प्रोविजन है। तो जो इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं रखी गई है। कहां से घटाकर, यानी पहले जो 12वीं पास थी अब उसको घटाकर के कितनी कर दी गई है, 10वीं। और किसके द्वारा की गई है, वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है कि आशा वर्कर्स अब जो 10वीं पास है वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और इसमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है कि मेवात विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला नूह और पलवल के ब्लॉक अथीन के लिए यह न्यूनतम योग्यता कितनी निर्धारित कर दी गई है, 8वीं। यानी जो नूह जिला हमारा है और जो पलवल जिला है, इसका जो ब्लॉक, जो अथीन जो ब्लॉक है, इसमें ये शैक्षणिक योग्यता कितनी लागू कर दी है। यानी पूरा पूरा अगर मेवात का जिक्र करें तो पूरा मेवात जिला, और अगर हम पलवल का जिक्र करें तो इसका अथीन जिला। यहां पर आशा वर्करों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी लागू कर दी है, वो 8वीं पास से लागू कर दी है। आगे देखिए इसमें और क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि आशा वर्कर्स अगर कोई बनती है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होगी, 25 वर्ष, और अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। और 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी 60 वर्ष तक की आयु, यानी 60 वर्ष तक की आयु के बाद में इसकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 60 वर्ष तक की आयु पर ये अपने पद पर रह सकती है। और दूसरा, अगर किसी आशा वर्कर के पास फॉर्म अप्लाई के लिए हायर एजुकेशन है या कुछ एक प्रोविजन है जो यहां पर दिए हुए हैं, अगर ये उनके पास है तो उनको कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जैसे पहले है स्नातक या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता है तो इसको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। दूसरा है निवास स्थान के लिए अंक मिलेंगे। निवास स्थान का मतलब यह है कि यदि आशा वर्कर उसी इलाके में रह रही है जहां पर उसे काम करना है तो इसके लिए उसे क्या मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। वे उपकेंद्र जो कवर करने वाला क्षेत्र है तो इसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है, अविवाहित है तो इसके लिए कितने अंक मिलेंगे, 2। और आर्थिक स्थिति व संचार कौशल के लिए कितने अंक दिए जाएंगे, 4। इस प्रकार से आशा वर्कर्स का निर्वाचन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे एग्जाम की दृष्टि के लिए। आगे देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 नवंबर 2020 यानी हरियाणा बने हुए कितने वर्ष हो गए, 54 वर्ष हो गए, और 55वां हमारा स्थापना दिवस था 1 नवंबर 2020 को। हरियाणा को देश की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान था। हाँ जी, देश की जीडीपी में अगर राज्य का जिक्र किया जाए तो इसमें राज्य का कितना योगदान था, कितने प्रतिशत योगदान था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में ही छोटा है, सबसे छोटा नहीं है। यहां पर मैंने सिर्फ छोटे का जिक्र किया है। अगर मैं यहां पर हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से जिक्र करूं तो कुल भारत का 1.34% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 1.34, और पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका हरियाणा में कितने रहता है, 2.09%। यानी हरियाणा जनसंख्या के मामले में भी कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कम है। अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, और जनसंख्या में हमारा है सिक्किम। हरियाणा देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए यहां पर जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में छोटा होने के बावजूद जीडीपी में जो हमारा योगदान है 4.07% है। ये क्या है, ये देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अगर हम 1969 और 70 के आंकड़ों की तुलना करते हैं वर्तमान में ये मुख्य 3 सेक्टर हैं। कौन कौन से, कृषि क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है और इंडस्ट्री। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स का 1969 से 70 और वर्तमान में 2019 और 20 के अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो देखिए प्रारंभ में कृषि के ऊपर है 60.7% जो लोग लगे हुए थे। अब वर्तमान में इनकी स्थिति कितनी है, यानी कृषि पर है जितना हमारी जीडीपी टिकी हुई है अब मात्र 16.6% टिकी हुई है हमारी जीडीपी कृषि पर।
अगर मैं सर्विस सेक्टर का जिक्र करूं, जहां पर बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस, ये जो सारा सिस्टम होता है सर्विस सेक्टर है, इसमें प्रारंभ में जो हमारी जीडीपी 21.7% टिकी हुई थी, अब वर्तमान में 50.6%। यानी हमारा जो सर्विस सेक्टर है, बीमा, बैंकिंग, जो भी सारा हमारा सर्विस सेक्टर है, इसके ऊपर कितना 50.6% हमारी जीडीपी टिकी हुई है। और अगला दिया हुआ है इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री का जिक्र करें तो प्रारंभ में हरियाणा में 17.6% जो हमारी जीडीपी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, सकल घरेलू उत्पाद था, वो 17.6 होता था। अब हमारी जीडीपी का 32.8% है, किस पर टिका हुआ है? इंडस्ट्री पे टिका हुआ है। आगे देखिए इसमें, अगर मैं 1966 का जिक्र करूं तो भारत हरियाणा में 1212 बड़े उद्योग थे, और वर्तमान में कितने बड़े उद्योग हैं हरियाणा में? 7000। यानी 1966 के बाद में लगभग 54-55 वर्ष में इसमें कम से कम 5.5-6 गुना वृद्धि हुई है। अगर छोटे व मंझोले उद्योगों का जिक्र करूं तो उस समय कितने थे? 4500 थे, यानी 4500 थे, मात्र 4500। लेकिन वर्तमान में छोटे व मंझोले उद्योगों की संख्या हरियाणा में 1 लाख से पार हो चुकी है। अब यहां पर आप देखिए 1966 में जो टोटल उद्योग थे, अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 1 लाख से पार। यानी कितना गुना? लगभग 20 गुना जो इंक्रीज हुआ है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे है क्या जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद? एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक वर्ष के अंदर हमने टोटल कितना उत्पाद किया और उसका अंतिम मूल्य क्या है? अंतिम मूल्य का मतलब है अंतिम बाजार मूल्य, जो वस्तु हमें बाजार में अंतिम मूल्य के रूप में मिलती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि पार्ले जी आपने खरीदा है 5 रुपए का, तो जब आपने खरीदा है, आप अंतिम उपभोक्ता हैं, तो उसकी कीमत 5 रुपए है। क्या पार्ले जी जब बना तो उसकी कीमत 5 रुपए थी? नहीं, जब प्रारंभ में बना तो इसकी कीमत 3 रुपए रही होगी, ऐसा माना जा रहा है। और उसके बाद में होम सेलर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और लास्ट में जो शॉपकीपर था, उसके बाद में जब हमें मिला तो इसकी अंतिम जो कीमत थी वो 5 रुपए थी। तो अंतिम माल व सेवाओं को इसमें काउंट किया जाएगा। अगर हम प्रारंभ में ही इसको शामिल कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि फिर तो ये बार बार में क्या हो जाएगा, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इनकी कीमत बार बार अंकित होती जाएगी, बार बार जुड़ती जाएगी, जिससे हमारी जीडीपी का तो आंकलन ही नहीं होगा। इससे क्या है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद वही माना जाएगा जो एक राष्ट्र के अंदर एक वर्ष के भीतर सभी वस्तुओं के अंतिम माल और जो सेवाओं का जो बाजार मूल्य है वही कहलाया जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है CCS चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा गेहूं की निम्नलिखित किस्मों में से ऐसी कौन सी किस्म है जिसकी उत्पादकता प्रति क्विंटल की दर से बड़ी है? यहां पर ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं। पहला है वीट 1187, दूसरा है WH 1105, सी है A व B दोनों, और डी है IR20। IR20 ये धान की किस्म है भाई, और यहां पर ये दोनों जो किस्में दी हुई है ये गेहूं की है, WH 1187 और WH 1105। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये जो दो किस्में बताई गई है 1187 और 1105, ये नई प्रकार की किस्में। इससे क्या होगा? इससे अगर मैं प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, एक हेक्टेयर में कितना? 2.5 एकड़, तो इसमें जो उत्पादन होता है वो 61.2 क्विंटल से लेकर 71.6 क्विंटल तक आंका गया है। यानी वर्तमान में ये जो दो गेहूं की दो किस्में हैं, इसमें हमारा जो प्रति क्विंटल का जो उत्पादन है वो कितना बढ़ गया? 61.2 से लेकर 71.6 तक है। इसका जो औसत उत्पादन है वो हमारा बढ़ गया। यानी अगर हमें प्रति एकड़ का जिक्र करें तो प्रति एकड़ कितनी होती है? 50 प्रति एकड़ जो हमारी जो गेहूं होती है वो कितनी होती है? यानी 20 से 22 क्विंटल होती है। जबकि इन दोनों किस्मों के माध्यम से क्या हो जाएगा? इन दोनों के किस्मों के माध्यम से जो प्रति हमारी हेक्टेयर है उत्पादन वो बढ़ेगी। तो अब तक देखिए, अब तक जो विश्वविद्यालय है यानी CCS चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, इसने गेहूं की टोटल है 23 नई किस्मों का इजाद किया है। 23 नई किस्में जिनको विकसित किया है, जिनमें से 14 किस्में राष्ट्रीय स्तर पे, यानी पूरे भारत में 14 किस्में ऐसी है जिनका राष्ट्रीय स्तर पे प्रयोग हो रहा है, और 9 किस्में प्रदेश स्तर पे जारी की गई है। यानी 9 किस्में ऐसी है जिनका अगर हम उत्पादन करें, उनका प्रयोग करें, तो प्रति हेक्टेयर उनका उत्पादन ज्यादा होगा। देखते हैं आगे, आगे और भी दिया हुआ है।
अगर हम चावल की किस्मों की चर्चा करें तो 11 किस्में प्रदेश के लिए तथा एक किस्म ऐसी है जो देश के लिए जारी की है। हाँ जी, चावल की किस्मों का जिक्र करें तो कितनी है? प्रदेश के लिए 11 ऐसी किस्में हैं। ऐसा क्यों है भाई? वैसे अगर मैं धान का कटोरा बोलूं तो छत्तीसगढ़ को, और हरियाणा में अगर धान का कटोरा है तो करनाल। तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा अगर जो चावल का उत्पादन होता है वो करनाल है, और करनाल का जो आसपास का क्षेत्र है, सोनीपत है, पानीपत है, यहां पर है करनाल है, चावल है सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो इसके लिए हरियाणा में इसकी 11 किस्में हैं वो विकसित की गई है। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है CCS चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? प्रोफेसर सुमेर सिंह। और CCS HAU की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1970 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्हीं के नाम पर 1970 में क्या हुआ था? HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और 1970 में बंसीलाल की सरकार में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली भी पहुंची थी। अगर हरियाणा का जिक्र किया जाए तो इसमें दिया हुआ है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला, कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा होता है, तो वो कौन सा है? सिरसा। और चावल का अगर जिक्र किया जाए तो चावल हरियाणा में करनाल में सबसे ज्यादा होता है। वर्तमान में देखिए आप, वर्तमान में अगर 2019-20 का अगर आंकलन किया जाए तो जो हरियाणा का जो खाद्यान्न है वो 17.86 मिलियन टन हो गया है। किससे बढ़कर है? 2.59 मिलियन टन से बढ़कर। यानी 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय जो गेहूं का उत्पादन किया था वो कितना था? 2.59 मिलियन टन था। लेकिन उसके बाद में गेहूं में औद्योगिक क्रांति आने के कारण क्या हुआ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा का मतलब ये है भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है, इसमें हरियाणा का देश में पहला स्थान है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देखा जाए तो हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। आगे दिया हुआ है देश में केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण में प्रदेश का कुल जो भंडारण है वो 16% इससे, यानी हरियाणा का जो योगदान है गेहूं भंडारण में वो टोटल 16% हिस्सा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।